वेलकम दोस्तों। आज पठार वाले भाग में हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे। उसमें आज हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ेंगे जो कि पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा। छोटा नागपुर का पठार देखिए, मैं यहां पर आपको दिखाया था लास्ट वाले में भी। ये छोटा नागपुर का पठार जो लगभग इसका कुछ भाग, मुख्य भाग तो झारखंड में, कुछ भाग बिहार में और कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी बेटा लगता है। तो ये छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार बेटा, इसे रूर प्रदेश कहा जाता है क्योंकि जर्मनी में आपको मालूम होगा दो नदियां हैं, रूर और राइन, और इन दोनों नदियों के बीच में जर्मनी में एक बेल्ट है जहां खनिज ही खनिज पाया जाता है, उसे हम रूर प्रदेश कहते हैं। और भारत में भी ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज के लिए बहुत मशहूर है बेटा, इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार में भी कई पठार आते हैं बेटा। इसी के अंदर यदि हम उत्तर पूर्व में कहें तो यहां राजमहल की पहाड़ियां हैं। ये बेटा राजमहल की पहाड़ियां हैं, इसे हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियां। इसके अलावा एक भाग है उत्तर की तरफ ये वाला जिसे हम हजारीबाग पठार कहते हैं, और एक भाग दक्षिण की तरफ है, इसे हम रांची का पठार कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि छोटा नागपुर के पठार को तीन भागों में बांटा गया। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में ही है। उत्तर में हजारीबाग पठार, और दक्षिण में रांची का पठार। ये तीनों पठार मिलकर आपका बनेगा छोटा नागपुर का पठार, जो कि मुख्यतः झारखंड में ही है। यहां पर बेटा दो मुख्य नदियां हैं जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, एक दामोदर नदी और एक स्वर्ण रेखा नदी। दामोदर नदी बेटा जो उत्तर में हजारीबाग आपका पठार है और दक्षिण में रांची के पठार के बीच से होकर गुजरती है, यानी उनको बांट देती है। दामोदर नदी बेसिन यानी दामोदर नदी के जहां से गुजरती है उसका जो क्षेत्र है वो कोयले के लिए बेटा बहुत मशहूर है, कोयले के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा हजारीबाग की बात करें, हजारीबाग पठार जो हजारीबाग जिला जो है, इसके अलावा कोडरमा, हजारीबाग और कोडरमा जिला बेटा वो जिले हैं जहां पर अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है, माइका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, MICA माइका। इसमें हजारीबाग और जो मैंने कहा कोडरमा को तो हम अभ्रक नगरी कहते हैं, माइका सिटी, क्योंकि वहां अभ्रक बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो और एक और चीज, स्वर्ण रेखा नदी भी यहीं से गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन आता है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो बेटा वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही है, जो कि यहीं से निकल के होकर गुजरती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसी तरह आपकी दामोदर नदी भी निकलती है और जाकर पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसके अंदर मुख्य है। इसके अलावा यहां पर बहुत अधिक जंगल पाए जाते हैं, इस कारण से यहां पर कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य भी सरकार ने खोले, जैसे दालमा जल वन्य जीव अभ्यारण्य, पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दालमा आता है, बच्चे भूल जाते हैं, दालमा आए, पलामू आए या हजारीबाग आए, हजारीबाग तो पठारी एक तरह से। ये तीनों ही जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यानी कि अभ्यारण्य है जो आपका ये है, ये आपके झारखंड में पाए जाते हैं। आइए इसी चीजों को जो मैंने आपको समझाया इसको मैं अपने शब्दों में देखिएगा। छोटा नागपुर का मुख्यतः विस्तार बेटा झारखंड में है। इसके तीन पठार है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां जो मैंने बताया आपको, उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में रांची की पहाड़ियां। इस पठार में मुख्य प्रमुख नदियां दामोदर और स्वर्णरेखा नदी है।
दामोदर नदी बेसिन को कोयला का भंडार कहा जाता है। हजारीबाग जो है बेटा, हजारीबाग जो पठार है उसकी सबसे, हजारीबाग में पारसनाथ जो हिल है, पारसनाथ पहाड़ी जो है वो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, मैंने आपको नहीं बताया। तो देखिए, यानी ये जो आप देख रहे हो कि हजारीबाग जो है यहाँ पर पठार है, यहाँ पर एक पहाड़ी है उसका नाम है पारसनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है पारसनाथ, क्वेश्चन आता है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा पारसनाथ। कहां पर स्थित है, तो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। ठीक है बेटा, तो पारसनाथ हिल छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, और यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है, जैन लोगों का तीर्थ स्थल है प्रसिद्ध ये पारसनाथ का जो पारसनाथ चोटी है, ये जैनियों के लिए यहाँ पर मंदिर है उनका। हुंड्रू जलप्रपात मैंने बताया स्वर्णरेखा नदी पर। भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, ये बताया मैंने आपको। हजारीबाग जिला जो है वो अभ्रक के लिए मशहूर है बेटा। ये कोडरमा को अभ्रक नगरी कहते हैं, ये भी बताया मैंने आपको। इसमें कुछ अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा पाया जाता है और लोहा अयस्क पाया जाता है। देखो बेटा, क्वेश्चन आता है 3 नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर गति। भ्रंश घाटी क्या होती है, जब धरती के नीचे, मैंने बताया था कि निचला भाग धरती में धंस जाता है, वहां से जो, और 2 भाग ऊपर रह जाते हैं, नीचे धरती का नीचे प्लेट हटने के कारण नीचे चले जाता है, वहां से जो होकर नदियां गुजरती है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो भ्रंश घाटी सिर्फ 3 नदियां, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रंश घाटी से कौन सी नदियों की गुजरती, तो आपका आंसर होगा नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ये तीनों ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा दलमा अभ्यारण्य मैंने बताया था जो कि रांची में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बेटा। ये हाथियों को संरक्षण के लिए, हाथियों को बचाने के लिए दलमा अभ्यारण्य खोला गया रांची में। पलामू जो है टाइगर रिजर्व है, टाइगर को बचाने के लिए रखा गया। इसका हजारीबाग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा आपका दक्कन, ये जो आपका प्रायद्वीप पठार है, इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है दक्कन ट्रैप। जो बेटा दक्कन ट्रैप है, यानी जो इसका दक्कन मतलब ये प्रायद्वीप का जो त्रिभुजाकार दिख रहा है आपको, इसमें दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में, मुख्यतः भाग महाराष्ट्र में, और यहाँ यह लावा द्वारा बनाया गया है। तो ये यहाँ की मिट्टी जो है बेटा बेसाल्ट मिट्टी होती है, जो कि कपास के लिए बहुत मशहूर है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है, देखो बेटा, दक्कन ट्रैप में लावा जो है या बेसाल्ट से बना है, जो कपास के लिए बहुत प्रमुख है। और यहाँ अजंता की जो, अजंता की गुफाएं, अजंता की जो पहाड़ियां आप जानते हैं, वो आपकी दक्कन ट्रैप के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, यानी कि प्रायद्वीप पठार में जो दक्कन ट्रैप है उसके अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा दंडकारण्य जो पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह जो है बेटा दंडकारण्य पठार में एक जगह है बस्तर छत्तीसगढ़ में, वो टिन के उत्पादन के लिए भारत में एकमात्र भंडार है बस्तर। ठीक है, अब आइए हम आगे की ओर बढ़े, जो कि मैंने बताया था द्वीप समूह। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है, यानी अरब सागर से लगा हुआ जो भाग है वो है पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो भाग है वो है पूर्वी घाट। तो बेटा इसको देखिए किस तरीके से बांटा जा सकता है, जाता है। जो पश्चिमी घाट है इसे दो भागों में बांटा गया है, देख सकते, एक है कोंकण और एक है मालाबार तट। कोंकण तट जो होता है बेटा महाराष्ट्र से शुरू होता है और गोवा होते हुए आधे तमिलनाडु तक जाता है, ये तमिलनाडु है। और जो आपका मालाबार तट है वो आधा तमिलनाडु से शुरू होता है और केरला तक जाता है, ये यहां तक, ये मालाबार तट है। ये 2 भागों में बांटा गया है आपको, किसको, पश्चिमी तट को। कौन कौन से, कोंकण, कोंकण में आता है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु का आधा भाग, और मालाबार में तमिलनाडु का, सॉरी, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक का आधा भाग आता है आपका कोंकण में, और मालाबार में आता है कर्नाटक और केरल का भाग। ये 2 भागों में आपका पश्चिमी घाट को हमने बांटा है। इसी बेटा क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की, ये भाग जो है आपका जाकर यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, यहां जाकर ये पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पर्वत में जाकर मिल जाता है। यहां पर बहुत मुश्किल आना जाना, इसलिए यहां पर 3
घाट हैं बेटा, यानी कि रास्ते हैं, पासेज है, जिसके थ्रू लोग आते जाते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, तीन। कौन कौन से बेटा? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये क्या है? घाट क्या है? ये रास्ते हैं, क्योंकि पहाड़ियों के बीच से रास्ते बने हैं, इसी रास्ते से लोग आ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत विकराल ये पर्वत श्रेणी है पश्चिमी घाट की। ठीक है, तो यहाँ पाल घाट क्या होता है बेटा? पाल घाट जो है, सॉरी, थाल घाट क्या होता है? थाल घाट जो होता है बेटा, नासिक और मुंबई को जोड़ने वाला जो रास्ता है, पाथ है, उसे हम बोलते हैं थाल घाट। भोर घाट क्या है बेटा? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और पाल घाट का है, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, कोच्चि केरल में। इसको जो रास्ता जोड़ता है, जिसके थ्रू होके जब हम जाते हैं, तो ये आपका पाल घाट कहलाता है। एक और आता है, होता है सिनकोटा गैप। सिनकोटा गैप जो है बेटा, ये त्रिवेंद्रम और मदुरै को जोड़ता है, के रास्ता है। गैप मतलब बीच में एक गैप बना हुआ है, वो है सिनकोटा गैप। त्रिवेंद्रम और मदुरै, मदुरै आपका तमिलनाडु में, त्रिवेंद्रम आपका केरल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट क्या है? फिर से देखिए, थाल घाट नासिक मुंबई का रास्ता है। भोर घाट क्या है? मुंबई पुणे। और पाल घाट क्या है? कोयम्बटूर कोच्चि। और आपका सिनकोटा गैप है त्रिवेंद्रम और मदुरै के बीच। इसके अलावा बेटा, यही जो नीलगिरी, यहाँ का जो पश्चिमी घाट है, इसकी मुख्य जो पर्वत श्रेणियां है वो है नीलगिरी, अनाईमुदी, नीलगिरी, अनाईमुदी और कार्डमम। कार्डमम मतलब इलायची की पहाड़ियां। ये तीन मुख्य पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की। कौन कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां, अनाईमुदी की पहाड़ियां और इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां। अब क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप भारत की, ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बेटा अन्नामलाई। क्या होगा? अन्नामलाई, जो कि अनाईमुदी के पर्वत के ऊपर स्थित है। मैंने लिखा है, देखो, अन्नामलाई जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नामलाई। जो किस पर्वत पर है? किस पर्वत श्रेणी पर है? अनाईमुदी। ठीक है, अनाईमुदी भी आपका तमिलनाडु में ही है। अब ये वाला भाग हो गया। इसके अलावा नीलगिरी, ये जो भाग है, नीलगिरी की पर्वत श्रेणियां तीन राज्यों में है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में भी है। ये पूरा नीलगिरी की पहाड़ियां जो, इसी पर स्थित है बेटा डोडा बेटा। डोडा बेटा जो ऊंचाई पर स्थित है नीलगिरी पर्वत में, डोडा बेटा। वहां पर ऊटी, जो आपने सुना होगा, ऊटी लोग घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है वो बेटा। नीलगिरी के ऊपर डोडा बेटा नामक जो पर्वत है, उसके ऊपर ये हिल स्टेशन है, लोग घूमने बहुत जाते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी आप लोग कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ठीक है, आइए अब आइए पूर्वी घाट की ओर आते हैं। तो पूर्वी घाट बेटा देखिए, आपका आंध्र प्रदेश से शुरू होता है, उड़ीसा से शुरू होता है, उड़ीसा से लेके आधा आंध्र प्रदेश तक चलता है। ये, इसको हम उत्तरी सरकार बोलते हैं। उड़ीसा से लेके आधा आंध्र प्रदेश तक उत्तरी सरकार, और आधे आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के दक्षिणी भाग तक आपका कहलाता है कोरोमंडल तट। क्या कहलाता है बेटा? कोरोमंडल। तो आप जान चुके हैं कि कोंकण और मालाबार तट पश्चिमी घाट के भागों को कहते हैं, और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट पूर्वी भाग के, पूर्वी तट के पूर्वी तटीय भागों को कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें देखा जाए तो यदि हम पूर्वी घाट की बात करें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी यहाँ की महेंद्रगिरी पर्वत है बेटा, जो कि उड़ीसा में। देखिए मैंने लिखा होगा, सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, उड़ीसा में। और ये जो नीलगिरी पर्वत है, मैंने बताया तीनों ही राज्यों में स्थित है, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, जो कि मुख्यतः चंदन के, नीलगिरी जो पर्वत है, श्रेणी है, वो चंदन और सागौन के वृक्षों के लिए बहुत मशहूर है। बड़े बड़े जो सांप आपको दिखने चंदन पे ही होते हैं, ये आपको बेटा नीलगिरी पर्वत पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए, लगभग एक कवर हो गया आपका।
अब आइए द्वीप समूह की बात करें तो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है और अरब सागर में लक्षद्वीप है। ठीक है बेटा, अंडमान निकोबार में हमारे देश में जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसको हम कह सकते हैं वो है बैरन द्वीप पर स्थित बैरन ज्वालामुखी। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बैरन, जो कि बैरन ज्वालामुखी कहलाता है, बैरन द्वीप पर कहलाता है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और एक और भी है जिसका नाम यहां हमने लिख दिया है, वो है नारकोडम। नारकोडम भी बेटा एक द्वीप है और वहां पर स्थित ज्वालामुखी नारकोडम ज्वालामुखी कहलाता है। लेकिन जो सक्रिय ज्वालामुखी आपका आएगा तो आपका आंसर इसका बैरन द्वीप होगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो हमने पढ़ा था कि रेगिस्तान, तो हमारे देश में रेगिस्तान तो एक ही है बेटा, वो है राजस्थान में, और राजस्थान में ही है जो कि थार मरुस्थल। और यहाँ एकमात्र नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि रन के कच्छ में जाके समाप्त हो जाती है, वो आपका अरब सागर में नहीं गिरती है, यहीं खत्म हो जाती है गुजरात के रन के कच्छ में। ठीक है, तो थार मरुस्थल एकमात्र रेगिस्तान है भारत में, और इसको हटाने के लिए इंदिरा गांधी नहर भी बनाई गई है, जो कि हरी के बराज से शुरू होती है और जैसलमेर तक जाती है। और यहां पर एक झील है सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है बेटा, और जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज ये पूरा टॉपिक बेटा खत्म हुआ, सारे क्वेश्चंस इसके कवर हो जाएंगे, देखिएगा कुछ नहीं बचेगा। आगे इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।